Good evening, Dr. Deepak. Thank you, sir. So, welcome to the Smart Talk session. We are here with Dr. Deepak today as our guest, and we are going to talk about the miracles of natural lifestyle. So, we are going to talk about today the benefits of having a lifestyle which is filled with uh, various aspects of natural living, away from the medicines, away from the different aspects of life which are impacting our daily life. And we have learned a lot of things in last couple of months which is helping us in day-to-day life. So we are going to talk about a lot of aspects, angles which is making impact in our life. So Dr. Deepak is having a doctorate in naturopathy. He is an engineer by education and currently working as a wellness coach. So Dr. Deepak, once again, thank you very much for being with us today and welcome to this talk show. Thank you, Vivek. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और इस कन्वर्सेशन के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था पहले से ही जब आपने ये शेड्यूल किया, क्योंकि ना मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें पहले से सब कुछ प्लान होता है और हम लोग सब कुछ सेटिंग करके बोलते हैं। पर ये जो एक्सटेम्परे जो आपके साथ होने वाला है, इट इज़ रियली वंडरफुल फ्रॉम माय साइड। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ अपने ऑडियंस के लिए भी अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरली नेचर को, नेचुरल लाइफ स्टाइल को डिस्कस करेंगे। Right. Okay. So, Dr. Deepak, thank you very much. And I am also equally excited for the session today. And I am sure that our participants will get a lot of benefit. और at the end of the day, मुझे लगता है कि सबको ये समझ आएगा कि हम जिस लाइफ स्टाइल को आज जी रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल हम अडॉप्ट कर रखी है, अगर हम उसमें कुछ नेचुरल चीजों को अगर इंक्लूड कर पाए, इंक्लूसिव हो हमारी लाइफ स्टाइल, तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यूनिक तरीके से जो हमारी हेल्थ है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, और शायद जो ओवरऑल जिसको हम वेलनेस कहते हैं किसी की भी लाइफ में, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाय एजुकेशन यू आर एन इंजीनियर और आपने फिर और आज आप वेलनेस कोच की तरह जाने जाते हैं, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? मतलब एक इंजीनियर को नेचुरल चीजों की तरफ या नेचुरोपैथी की तरफ या वेलनेस की तरफ कैसे अट्रैक्शन हुआ? एक्चुअली विवेक, आपको पता है आजकल व्हाट्सएप पे ना जॉब्स चलते हैं कि भाई आप डॉक्टर बन सकते हैं और अब मैनेजर हो के मैनेजर बन सकते हैं, पर जब आप इंजीनियर होते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं, है ना? तो इंजीनियर्स का मैं आपको बताऊं, बचपन से ही मैं थोड़ा सा अतिरिक्त साधारण रहा हूँ। मेरे छोटे से शरीर में हमेशा से मोटा सा दिमाग रहा। तो हमारे समय में आपको पता है कि बहुत ज्यादा गाइडेंस होती नहीं थी। सबने कहा कि भाई इंजीनियरिंग का करियर बड़ा बड़ा होता है, इंजीनियर बड़ी बड़ी चीज होती है। तो मैं इंजीनियर बन गया। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं गांव में पला बड़ा, और ऐसे गांव में जहाँ पे हवा पानी भी थोड़ा लेट पहुंचता है। मेरे गांव में जब बिजली आई तो मैं 10 साल का था, उससे पहले मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। पर मेरे जो वीसी थे, एक बार मैं बताऊं आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो यूनिवर्सिटी के, वो कह रहे थे मुझसे कि यार जो बच्चे गांव में ग्रूम होते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल लेवल वहाँ पे डेवलप होता है, एक्सपीरियंस, वो जिंदगी में बड़े आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था सर कि मैं थोड़े अभाव में पला। आप देखिए जीवन में ना अभाव आपको बहुत आगे लेके जाता है। आज की जो हमारी जनरेशन है उसने बच्चों को अभाव देना बंद कर दिया है, लाइफ में उन्हें सब कुछ देते हैं। तो मुझे लगता है बच्चे आगे जाके सस्टेन कैसे करेंगे। और हमारा क्या था कि जीवन में बड़े अभाव होते थे। मेरे पिता गरीब किसान होते थे, माँ कपड़े सिल लेती थी लोगों के, तो थोड़ा सा घर का खर्च चल जाता था। गांव के प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, और शाम को जो चौपाल पे बहुत सारे लोग बैठते थे, सब उनसे बड़ा इंसाइट मुझे मिला। लाइफ की सारी जो विजडम है वो मुझे वहां से मिली। खैर इंजीनियरिंग के बड़े जोर शोर थे, तो मैं इंजीनियर कर ली मैंने।
और फिर ये था कि भाई एमएनसी में सेलेक्ट होना चाहिए, तो बाई लक मैं एमएनसी में सेलेक्ट भी हो गया और बड़ा अच्छा करियर मैंने वहाँ पे देखा। आई हैड बीन इन कलकत्ता, आई हैड बीन इन जमशेदपुर, बड़ौदा, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे रहने के बाद मुझे समझ में आया यार कि यार ये तो मशीनों के साथ सारी जिंदगी बीत जाएगी, इससे तो कुछ होना नहीं है, इसमें सेवा तो है नहीं। बचपन से सेवा का बड़ा मुझे लगाव रहा है, मैं दादी के साथ सेवा के कार्यों में लगा रहता था। तो मैंने विवेक को करियर छोड़ दिया, फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन की। टीचिंग में 10 साल मैंने बड़ा एंजॉय किया। 10 साल के बाद वहां पे भी सेवा का कार्य खत्म हो गया। कुछ लोग ऐसे लोग प्राइवेट लोग एजुकेशन में आ गए जिनके लिए कार्य एक बिजनेस था, एक मर्चेंट की तरह सेवा का कार्य नहीं था। सौभाग्यवश उसी समय मैं 2012 के आसपास बहुत सारे नेचुरोपैथ्स के कांटेक्ट में आया, किताबें बहुत सारी पढ़ी, और विश्वरूप राय चौधरी जैसे हैं, जैसे राजीव दीक्षित जी की बात चली, जैसे बहुत सारी किताबें थी। अतर सिंह जी हैं एक्यूप्रेशर वाले, उनके मैं कांटेक्ट में आया। मैंने कोशिश भी की इनमें से जो लोग अवेलेबल थे उनसे मिलने की। और ये जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है ये इतना ज्यादा पसंद मुझे आया कि मेरे लिए अल्टीमेटली ये एक दीवानगी हो गई, पैशन हो गया। और फिर कब ये मेरा सेवा का कार्य हो गया और सब कुछ छूट गया मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, आजकल तो थोड़े से ना स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। हमारे समय के, हमारी एज के जो भी लोग नेचुरोपैथी में या वेलनेस में या होलिस्टिक हेल्थ में हैं, वो मेरी आपकी तरह ही सारी दुनिया में घूम फिर के सन्यासी बने। तो हमारा रास्ता इसी तरीके से चलता था। और मैं इसे बड़ा अच्छा मानता हूँ सर कि हमने जो घाट घाट का पानी पिया, जो जिंदगी जिस तरीके से हमने देखी, ये ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी लाइफ जर्नी ऐसी रही। और एक एक्सपोजर के साथ हम इस फील्ड में आए, एक बेस के साथ आए। बिल्डिंग कैसे बनेगी ये तो आने वाली पीढ़ियां बताएंगी, पर ये एक सेवा का कार्य है सर, और मैं इसे कर रहा हूँ। मेरा अपना वेलनेस सेंटर है जहाँ पे हम लोग लोगों की सेवा करते हैं, और मनी एज ए बाई प्रोडक्ट जो थोड़ी बहुत आ जाती है उससे आगे का खर्चा चलाते रहते हैं जी। बहुत खूब दीपक साहब, और मुझे उम्मीद है कि हम और आप इसी तरीके से ये काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो सेवा भाव है वो तो कोर में है ही, और जी उसके साथ साथ जो और भी योगदान अलग अलग तरीके से हम आप कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है, और समाज के लिए भी, और जो नई जनरेशन आने वाली उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है। जो आपने बात कही कि जिस एक तरीके से जिस मुकाम को हमने देखा है और जहां से हम आए हैं, अगर उन चीजों को हम ध्यान रखते हैं और हमें पता है कि हमने क्या सीखा है वहां से, और वो हमारी जिंदगी में आज किस तरीके से एक नयापन या ताजगी भर रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है। और इस तरीके से ही हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो एक चीज जो और ध्यान में आती है, और वो ये है कि जब हम लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल को लोग बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं, है ना। तो जब जब हम कहते हैं कि नेचुरल लाइफ स्टाइल, तो इसको हम क्या समझते हैं, और इससे क्या मतलब कोई समझ सकता है? देखिए विवेक, सारे जानवर नेचुरल लाइफ स्टाइल जीते हैं, पर मैं जानवर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सा बस देखिए, हमारा जो प्लेनेट है वो 13.8 बिलियन ईयर से है, और इसमें जो अगर आप लाइफ करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो 2.8 बिलियन ईयर से यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई माइक्रोब्स के रूप में, और ये इवॉल्व होनी शुरू हुई। और लगभग 1 लाख साल पहले इस पे होमोसेपियंस आए, हम लोग आए। तो इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको बताता हूँ कि अगर इस पूरी जर्नी को अगर आप 24 आवर्स में नॉर्मलाइज करें, 24 आवर्स माने कि लाइफ को अर्थ पे आए हुए 24 हम्म आवर्स हुए हैं, तो ह्यूमन को यहाँ पे आए हुए 4 सेकंड हुए। हम्म। तो इस प्रोपोर्शन में अगर आप देखें अच्छा। तो हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमंस हैं वो सबसे नए हैं, और घर में जो सबसे नया होता है वो मेहमान होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो धरती है ये माइक्रोब्स की है, ये जीवाणुओं की धरती है, या उसके बाद जो रेप्टिलियंस आए, या फ्लाइंग वन, क्रोलिंग वन, क्रॉपिंग वन, और जो चौपाए आए, मेमल्स आए, ये सब आज इस जर्नी में हम सबसे नए हैं।
और जब नए आए हैं तो हमारे पास थोड़ी सी जो नेचर है उसने कैपेबिलिटी ज्यादा दी है, हमारे पास सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सही और गलत करने का फर्क है हमारे पास। तो अगर आप अपने शास्त्रों पे जाएं, सभी धर्मों में जाएं, तो हमें ना, जैसे अगर आप इस्लाम की बात करें तो अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, और हिंदी की अगर बात करें तो सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है इंसान को। इंग्लिश में देखें आप तो टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा जाता है। पर हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमने इसका गलत मतलब निकाल लिया। हमें ये लगा कि यार ये दुनिया ना हमारी है, हम मेहमान की तरह यहाँ पे नहीं रहे। हमें ये नहीं पता चला कि अगर इतनी सारी कैपेबिलिटीज हमें दी हैं, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दी है, डिसीजन मेकिंग नेचर ने दी है, तो हमें इसलिए दी है कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो बाकी के यहाँ पे रहने वाले जो भी क्रिएचर्स हैं, हम उनका ध्यान रख सकें। आप इसे इस तरीके से समझें कि आपके छोटे भाई बहन हैं, आप बड़े हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और भाई बहन छोटे हैं। तो माँ बाप घर से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने जो था आपको बोला कि भाई आप जिम्मेदार हैं, इनका ध्यान रखना, और ये ज्यादा इधर भी ना घूमे, पढ़ते भी रहे, आपकी जिम्मेदारी है। तो हम कुछ दिन के लिए घर से जा रहे हैं। तो आप देखिए, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर इस सृष्टि में एज सच प्रेजेंट नहीं रहता है, तो हम सबसे बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई का फर्ज ये था कि छोटे भाइयों का खाने पीने का ध्यान रखता, डांटता उनको पढ़ाई के लिए, नहाना धोना उनका, घर की सफाई। पर बड़े भाई ने क्या किया, हमने क्या किया, टीवी में लॉक लगाया, टेबल के ऊपर पैर रखे, और भाई को बोला तू सफाई पे लग जा, बहन को बोला तू खाने पे लग जा। और जब तक पेरेंट्स नहीं आए तब तक हमने उनका जी भर के शोषण किया। यही चीज आज की तारीख में हम बाकी सारी प्राणियों के साथ करें, जंगल हम काट देते हैं, सैनिटाइजर्स पूरे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि एक वायरस को मारने के लिए हमने हजार उस तरह के बैक्टीरिया को मार दिया जो हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा था। हम बड़े डरे हुए स्पीसीज यहाँ पे हैं। तो जब मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ, तो देखिए हमारी संस्कृति ने हमारे एक बड़ा खूबसूरत वर्ड दिया है जो पूरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मैं अपने इंजीनियरिंग करियर में भी, टीचिंग में भी बच्चों से पूछता था कि यार इसका मतलब क्या है। तो बच्चे बोलते थे कि सर धरती पे जितने भी लोग हैं वो सारे एक परिवार की तरह हैं। तो मैं उनको बोलता था बेटा ना, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अर्थ पे जो भी लाइफ है, वो सांप की है, सुअर की है, कुत्ते की है, बिल्ली की है, गधे की है, घोड़े की है, गाय की है, हाथी की है, शेर की है, वो सब हमारा परिवार है। ये वसुधैव कुटुंबकम है। तो जब आप पूरे हम्म। अर्थ को एक फैमिली मान के चलते हो, तो ये एक नेचुरल लाइफ स्टाइल है, जहाँ से नेचुरल लाइफ स्टाइल की शुरुआत होती है। जो ये मानना कि हम्म। देखिए हम यहाँ पे एक मेहमान है, और मेहमान को जब घर में वो है तो कूड़ा कचरा कम फैलाना चाहिए, बदतमीजियां कम करनी चाहिए, और जिसके घरों में हम रह रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए कि जो हमारे बैक्टीरिया थे वो सबसे पहले इस अर्थ पे आए, 2.8 बिलियन ईयर्स पहले आए। उसके बावजूद आज भी हमारी बॉडी में अगर आप किसी साइंटिस्ट से मिले, तो वी आर ए बैक्टीरियल कॉलोनी। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं। हम रात को सो जाते हैं खाना खा के, तो उस सारे खाने को प्रोसेस करके ब्लड में चेंज करते हैं और हमारी जिंदगी को चलाते हैं। तो हम उनसे थैंकफुल तो होने को गए, हम आज उनके दुश्मन हो गए। तो नेचुरल लाइफ स्टाइल की जब बात होती है, तो सबसे पहले तो आप वसुधैव कुटुंबकम की तरह रहें, एक यहाँ पे प्लेनेट पे एक मेहमान की तरह रहें। इसमें बहुत सारी बातें हैं, शायद घंटों तक चलती रहेगी। मैं आपको एक बड़ा सुंदर सा एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, अगर आप इस प्लेनेट को हम एक स्क्रीन मान लें, और एक स्क्रीन पे आप क्या करें कि ये जितनी भी बैक्टीरिया है उनको सबको सेलेक्ट करें कंट्रोल ए से और डिलीट मार दें, तो आप देखेंगे कि 18 दिन के अंदर अर्थ से पूरा का पूरा जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया इस अर्थ से खत्म कर दे जाए तो यहाँ पे जो लाइफ है वो 18 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि आप सब कुछ ऐसे रहने दें, जितने यहाँ पे ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं, जितने हम लोग हैं, कंट्रोल ए करें, इनको सेलेक्ट करें और डिलीट मार दें। तो आप देखेंगे कि 18 दिन के अंदर पूरा पॉल्यूशन, पूरी गंदगी, पूरी बीमारी इस प्लेनेट से सब कुछ साफ हो जाएगी, और एक बेहतरीन प्लेनेट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वायरस कौन है, और यहाँ पे इसका असली हकदार कौन है। बहुत सुंदर। मुझे इसमें एक चीज जो बड़ी अच्छी लगी वो ये है कि 24 घंटे अगर हम माने, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। अगर माने कि 24 घंटे हो गए हैं इस लाइफ को, इस प्लेनेट को बने हुए, तो उसमें हमको यहाँ पे आए हुए 4 सेकंड हुए हैं। और जब 4 सेकंड हुए हैं, तो मैं बड़ा भाई कैसे हो गया, मैं ये सोच रहा था।
कि मैं तो सबसे छोटा भाई होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि शायद हम दिमाग हमारे पास ज्यादा है, तो हमने अपने आप को बड़ा भाई मान लिया। बहुत बहुत मतलब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया केवल बात एग्जाम, कही आप। तो रेफरेंस के लिए बात कर रहे हैं, बट पॉइंट बड़ा अच्छा है और शायद बहुत साधारण तरीके से कोई भी इस बात को समझ सकता है कि एक्चुअल में वायरस कौन है। ये एक बड़ा सवाल, छोटा सा सवाल है, और इसको समझने के लिए अगर हम समझना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से आपने समझा दिया है कि एक्चुअल में इस धरती पर वायरस, असली वायरस कौन है और किसको की चिंता किसकी करनी चाहिए। पर हम इस सवाल को, क्योंकि हमारा मुद्दा नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं इसको। आगे इसको बढ़ते नहीं है, शायद दूसरे तरीके से लेके आएंगे। तो एक चीज और जो बड़ी अच्छी लगी मुझे समझने, जो समझना भी चाहूंगा मैं आपसे कि नेचुरल लाइफ स्टाइल का आपका विजन क्या है। आप जब आपने बताया कि ये जब हम कैसे समझना चाहिए, तो आप इसको देखते कैसे हैं पूरे नेचुरल लाइफ स्टाइल को, जब हम बात करते हैं इसकी, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए विवेक, आप एक चीज देखें, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स या बर्ड्स हैं, जो हमने पालतू हमारे हैं, उन्हें अगर आप छोड़ दें तो नेचर में जितने भी आपको स्पीसीज मिलेंगे, जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो अंधेरा होने के बाद नहीं खाते। एक बार दिन ढल जाएगा तो वो अपने घरों में चले जाते हैं, कुछ खाते नहीं। केवल अच्छा। ह्यूमन है जो हमारे पालतू हैं, जो रात में भी खाते रहते हैं। एक बड़ा मैं सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूँ। साइंस में जो लोग हैं जिन्होंने 10th तक की साइंस पढ़ी है, जो रहती है नॉर्मली, वो भी जानते हैं फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हम्म। है ना, जो लाइट अगर अवेलेबल होगी तभी होगी। तो आप देखिए हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, प्लांट्स हैं, जो भी हम खाते हैं, तो दिन में तो वो आपको ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं। तो होता क्या है कि राइट। जैसे दिन ढलता है, वैसे ही जो उनकी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है और ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, इवन उनके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं, जिन्हें हमारे शास्त्रों में सुर और असुर कहा गया है या निशाचर कहा गया है, तो हमारी वनस्पति जो है, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया या आप उन्हें कहेंगे या वायरस कहेंगे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो हेल्दी है वो सो जाते हैं, जो निशाचर हैं, जो खराब वाले हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक बार जब भी आप अंधेरा होने के बाद खाएंगे, तो सारे क्रिएचर्स को ये पता है कि अब ये खाने लायक नहीं रहा, अब ये जहर हो गया है, पर हमें नहीं पता। अब देखिए, आप अगर चार चीजें रख दें तो कोई भी जानवर उनमें से एक चीज वो खाएगा जो उसकी है। कुत्ता भी घास तब खाता है जब बीमार होता है। तो हर राइट। क्रिएचर को यहाँ पे पता है कि उसे क्या खाना है। और अगर आप अ, देखें तो पिछले लगभग 10,000 सालों में हमने 37,000 बुक्स केवल इस बात पे लिखी हैं कि हमें खाना क्या है, कि ह्यूमन को क्या खाना चाहिए। तो अ, हमें तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए था। इंटेलिजेंस हमारे पास है, सेंस हमारे पास, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, और बस हमें ही नहीं पता कि क्या खाना है, बाकी सबको पता है क्या खाना है। तो जो पहली चीज नेचुरल लाइफ स्टाइल की मैं बोलता हूँ आपको, वो कि भैया हमें अंधेरे में नहीं खाना चाहिए। मैं लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं, अरे भैया पहले लाइट होती नहीं थी, अंधेरे के साधन नहीं थे, तो लोग कहते थे प्रकाश में खा लो। तो लोग इसको ना डिफरेंट साइंटिफिकली सोचते नहीं है कि क्यों हमें दिन राइट। में खा लेना चाहिए था। तो जैसे ही एक बार अंधेरा हो जाता है तो कोई भी वनस्पति हमारे खाने लायक नहीं रहती है। तो एक तो हमें तब खाना चाहिए कि जब लाइट हमारे पास है। दूसरे, आप देखें अगर आप 6 बजे खा लेते हो तो हमारी आपकी 12 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। तो ऑटोफेजी और जितने प्रिंसिपल्स पिछले दिनों में आए हैं, वो सारे ये बताते हैं कि अगर आपकी 12 आवर्स की फास्टिंग है तो आपको कैंसर जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। एक नेचुरल लाइफ स्टाइल जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है। जो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ वो थोड़ी सी और लगेगी, क्योंकि ये मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में, आदमी के इवॉल्व होने में, पिछले 1 सालों में जब से होमो सेपियन इस प्लेनेट पे आया है, सबसे ज्यादा असभ्यता की बात कब हुई? तो उसमें जो अनसिविलाइज्ड हुआ है ह्यूमन, असभ्य आदमी, उस दिन हुआ जिस दिन उसने खाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया। है ना, हमारी अच्छा। किताबें ये कहती है कि आदमी सभ्य तब हुआ जब उसने अग्नि का प्रयोग किया, पर आदमी उस दिन असभ्य हो गया। देखिए, कोई भी खाने पीने की चीज को अग्नि पे पका के कोई भी क्रिएचर यहाँ पे नहीं खाता है। तो जिस दिन से हमने आग पे पका के खाना शुरू किया, अच्छा मुझे पता नहीं, जो हमारी आर्यंस कल्चर है ना, वो चाहे कहीं पे भी है, आप उसे पूरे अरब में देखें, पूरे यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, रशिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, तो हम आर्यंस पूरी धरती पे बड़े फैले हुए हैं। हमारी आग से बड़ा लगाव है साहब। तो हमें खासतौर से इंडिया में तो हमारा कोई काम बिना अग्नि देवता के होता ही नहीं है।
शुरू से अरे यज्ञ से लेके और लास्ट तक हम अग्नि के बड़े पुजारी हैं, तो हमने खाना पीना अग्नि पे बनाना शुरू किया। जब अग्नि पे बनाना शुरू किया तो हमारे डाइजेशन सिस्टम ने नेचुरली उसको पचाना बंद कर दिया, क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा तो था नहीं। तो जब बंद कर दिया तो हमने मेडिसिन की खोज की। तो मेडिसिन में आया आयुर्वेद। तो हमें आज की तारीख में लगता है कि नहीं भाई, आयुर्वेद तो बहुत बढ़िया चीज है, आयुर्वेद सब कुछ है। पर दरअसल ये भी नेचुरल लाइफ स्टाइल खत्म होने के बाद आई एक पद्धति है, और उसी का एक्सटेंशन है एलोपैथ। आयुर्वेद आपको थोड़ा आराम से फायदा करता है। ये रेडीमेड का जमाना है तो आप एलोपैथ को ले आए। तो ये जितने मेडिसिन, ये पैथी के सिस्टम आपको नजर आते हैं, ये तभी आए जब हमने अपक आहार लेना बंद कर दिया। अपक से मतलब वो है कि ऐसा खाना जिसे आग पे नहीं पकाया गया। ऐसा खाना क्या हो सकता है? आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, आपके स्प्राउट्स हो सकते हैं, आपका सैलेड हो सकता है। तो वो सारा खाना जो आग पे नहीं पका है, अगर आप उसे खाते हैं तो ये गारंटी है कि जिंदगी में आप बीमार नहीं होंगे। जंगलों में पेड़ भी होते हैं, जंगलों में हर तरह का जानवर रहता है, वो कभी बीमार नहीं होता है। तो अगर नेचुरल लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप वो खाना खाएं जो आग पे नहीं पका है। जब अंधेरा हुआ है तो सो जाए, जब रोशनी हुई तो जग जाए। बिल्कुल दो दूनी चार। ना किसी किताब की जरूरत है साहब, ना किसी लिटरेचर की जरूरत है। बड़ी सिंपल सी बात है कि नेचर के हिसाब से आप चलें। जैसे नेचर आपको चला रही है, वैसे ही आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी चलता है। ये है नेचुरल लाइफ स्टाइल। तो एक चीज और बड़ी अच्छी समझ आ रही है, जो ये है कि हमारे पास दिमाग है, इंटेलिजेंस है, और जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी एक यूनिकनेस है, यूएसपी है, जो हमें बाकी क्रिएचर से, एनिमल से, पशुओं से, पक्षियों से अलग करती है। और इसी की वजह से हमने कुछ अपने सिस्टम्स कहें या एक प्रोसेस कहें या एक लाइफ स्टाइल ऐसी बना ली है जो कि औरों से बिल्कुल भिन्न है, औरों से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसका देखने में तो ऐसा लगता है कि हम समझदार हैं और अच्छे कुछ अलग चीजें कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इसका एक अलग ही फायदा होगा। पर आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फायदा होना तो दूर दूर की बात है, इसके नुकसान बहुत सारे हो रहे हैं। देखिए, मैं गांव में ना पहले बड़ी एक चीज की मजाक लेते थे। जो हमारी पुराने बुजुर्ग थे वो कहते थे कि भैया एक जमाना ऐसा आएगा, पानी थैलियों में बिकेगा, पैसों में बिकेगा। तो लोग ना बड़े हंसते थे कि मतलब ऐसा जमाना आएगा। पर देखिए उनका विजन देखिए कि उन्हें पता था कि ऐसा हाँ। होगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक जमाना ऐसा भी आएगा जब पानी भी, ये जब हवा भी आपकी जो है पानी की तरह मोल बिकेगी, और ये भी आपकी पैकेट्स में बिकेगी। सबसे ज्यादा जो हमने परेशानी करी है अपने लिए, जिस पे आज की तारीख में ध्यान नहीं है, पानी पे लोगों का ध्यान है लेकिन हवा पे ध्यान नहीं है। जो सबसे ज्यादा जो हमने पोल्यूट किया है, एयर को किया है, और इसके सबसे ज्यादा जो नुकसान आज की तारीख में हो रहे हैं। आप देखिए, आप ध्यान से अपने मकानों को देखिए। अगर आप पुराने मकान देखेंगे तो उसमें जो वेंटिलेटर होता था, जो रोशनदान होता था, वो छत के पास लगाते थे। तो हमने क्या किया, पता नहीं अंग्रेजों की नकल की, किसकी नकल की, वो छत पे लगाना बंद कर दिया। अब देखिए, हवा जब भी गंदी होती है तो वो ऊपर की तरफ भागती है। तो ऊपर की तरफ भागती है तो रोशनदान वहां पे है नहीं, वेंटिलेटर वहां पे है नहीं, तो वो कमरे में घूमती रहती है। अच्छा, हमने एयर कंडीशन हॉल बना लिए, पर हम इंडियंस हैं तो सर्दियों में हम उन्हें बंद कर देते हैं। हम तो हैं भी तो कलाकार ना, चाय हम अपने तरीके से पीते हैं, एयर कंडीशन हॉल। अच्छा, उसमें क्या होता है कि सफोकेशन पूरा हो जाता है। गेट बंद कर देंगे हम, एयर कंडीशन हॉल है तो हमने उस तरह के अरेंजमेंट भी नहीं रखे हैं। अब देखिएगा, किसी भी गैदरिंग में देखिएगा, अगर आप सर्दियों में कोई भी विंटर्स में गैदरिंग करते हैं तो वहां पे बुरी तरह का सफोकेशन रहता है। तो एयर जो क्वालिटी है वो आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि हमारे जो टॉयलेट्स हैं, मैं खासतौर से देखता हूँ इस चीज को कि उसमें लोग दरवाजे बंद करके बैठते हैं, वेंटिलेशन कहीं नहीं, बैठे रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा मुश्किलें हमने अपने लिए खड़ी की हैं, कंक्रीट के हमने घर बनाए अपने लिए। पहले तो लिंटर डाल के खुद, पहले बाहर ठंड हो रही है पेड़ों के नीचे, हम गर्मी में पड़े हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। अच्छा चलो, अब हमने अपनी भगवान से अलग दुनिया बना ली, तो वो गर्म हो गया तो क्या करेंगे? तो अलग से हम लोग एयर कंडीशनर्स लगाते हैं। अच्छा, एयर कंडीशनर्स आपने लगाए तो किसी दिन बाहर अगर हल्की सी भी ठंड हो गई तो आपकी कमर में या कहीं भी शरीर में दर्द हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी एमआरआई करा के दुनिया भर 10,000 रुपए लगा देगा। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि पूछेगा भाई साहब रात एयर कंडीशन में सोए थे क्या, वेदर थोड़ा अलग था। तो उसका 2 रुपए का इलाज है, कफ पित्त वात के हिसाब से उस आदमी की बात बिगड़ गई है।
और चौड़ी फाइल लेके चलता है, ऐसी बीमारी का नाम बताएगा आपको कि आपको भी लगेगा यार स्टैंडर्ड है यार, बीमार हो तो ऐसे हो, क्या फायदा है, नहीं तो ऐसी ऐसी हमने बीमारियां इजाद की हैं। पैसा हम खर्च करते हैं। गांव में साहब आज की तारीख में एयर कंडीशंस में लोग सो रहे हैं, जहाँ पेड़ है बाहर। आप सोचिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ विवेक जी, कि देखिए आप इस प्लेनेट पे सबसे नए हैं। और मैं बड़ा भाई कह रहा था, आपने मुझे सही किया कि नहीं भाई साहब, आप तो सबसे छोटे भाई हैं, आप कहाँ से बड़े भाई हुए। तो हम जो सबसे छोटे भाई इस प्लेनेट पे हैं, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कल जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, आप इसको स्पिरिचुअली जोड़ें या ना जोड़ें, इस अर्थ से, इस प्लेनेट से आपको न्योड्यूस तब मिलेगा, न्योड्यूस तब मिलेगा अगर आपने यहाँ के रिसोर्सेज को बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया। सपोज मैं एक बाल्टी में नहा सकता हूँ और मैं अपनी मस्ती में 3 बाल्टी यूज करता हूँ, तो उस 2 बाल्टी पानी का हिसाब मुझे देना। मैं यहाँ से जाने के बाद जब वापस जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि यार तुम्हें तीसरी जोड़ी कपड़े की क्या जरूरत थी। आपको पता है एक जोड़ी कपड़े बनाने में कितना पानी खर्च होता है, जो कंपनी है वो वाटर पॉजिटिव थी या नहीं थी, कितना आपने रिसोर्सेज को यूज किया। चलो कोई बात नहीं, आपने 2 जोड़ी नहीं रखे, आपने 7 जोड़ी रखे। साहब मैं वीकली काम करता था, वीक में एक बार धो सकता था, मेरे वार्डरोब में 7 जोड़ी थे, चलिए आपके नोडल्स पे टिक लग गया। और उसमें तो 50 जोड़ी रखे हुए हैं साहब। अब जो आप बाकी के 43 जोड़ी अपने कपड़े वहां पे रखे हैं, कहाँ से हिसाब देंगे आप। आपको एक गाड़ी की जरूरत थी, ठीक है, आपको 4 पहिए चाहिए, आपको 6 चाहिए, गाड़ी चाहिए। आप ठीक है, मेरे गरीब की तरह आप 800 नहीं रखना चाहते, आप बड़ी सी रख लें। आपके पास तो साहब गाड़ी इतनी है कि आप हफ्ते में गाड़ी रिपीट नहीं करते। आप कैसे इसका जवाब देंगे जब आपका नोटिस, आपके तो नोटिस फॉर्म पे साइन नहीं होगा। आपको तो बार बार यहाँ तब तक भेजेगा, कुत्ता बना के भेजेगा, बिल्ली बना के भेजेगा, गधा बना के भेजेगा। देखिए नेचर ना दूध का दूध पानी का पानी करती है। आप नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं जिएंगे, आप ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे, आप स्मार्ट बनेंगे तो आपकी स्मार्टनेस निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं आजकल गांव में भी देखता हूँ साहब कि समरसेबल लग गए हैं गांव में भी। पहले तो हम लोग नल पे पानी भरते थे तो भैंस को नहलाते पिलाते थे साहब, बड़ा सब किफायती था। आजकल समरसेबल लग गए हैं तो अपने पशुओं को नहलाएंगे, उसके बाद नाली में डाल देते हैं। इतना आप देखें वहां पे तो आपको फील होगा कि मतलब क्या वेस्टेज हो रहा है। आप शहरों की तो बात ही छोड़ दें, जहाँ शावर लगा के आप घंटों घंटों नहाते हैं, गांव में वेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्लेनेट से आप ऐसे मुक्त नहीं हो जाएंगे। ये हमें सब सीखना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। यही सेवा है, यही नेचुरल लाइफ स्टाइल है। जब मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि उस नेचर से आप उतना लें जो आपकी जरूरत का है। बाकी एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि देखिए ना, यहाँ पे मिराकल्स होते हैं हर दिन, 1 से लेके 49 मिराकल होता है एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में। और अगर आप थोड़े एनलाइटेंड हैं, थोड़े इवोल्व हो गए हैं, तो नेचर में एक पल, एक एक एक्शन ऐसा नहीं है जो मिराकल ना हो। पर अगर वो दृष्टि हमने डेवलप नहीं की है, तो कम से कम लाइफ दिन में हम 49 मिराकल्स को महसूस करें। वो महसूस तब करेंगे जब इस प्लेनेट पे मेहमान की तरह रहेंगे। मेहमान देखिए ना, बुरा नहीं मानता, मेहमान खुश रहता है हमेशा, और मेहमान को गुस्सा भी नहीं आता है। तो आप अगर गेस्ट की तरह यहाँ पे रहें, जिसे ओशो कहते हैं कि असंग के साथ रहना, साक्षी भाव से रहना, तो आप देखेंगे कि ये प्लेनेट को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना बढ़िया बनाया है। आप आंख बंद के एक बार सोचेंगे तो आप कुछ भी करके ना इसमें इंप्रूव नहीं कर सकते। ऐसे आप कुछ भी कहते रहे, आप इससे बेहतर बना ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है, अगर थोड़े से भी आप एनलाइटेंड है। तो अगर ये इतना खूबसूरत आप बनाया है और आपको हायर कैपेबिलिटीज लेके भेजा है, तो आपका भी फर्ज बनता है भाई साहब तमीज से रहें। जी। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, और आप इस तरीके से बता रहे हैं तो मुझे बड़ा एक बहुत जो अच्छा लग रहा है इस पूरे शेयरिंग में, कॉन्वर्सेशन में। वो एक बात है कि हम बड़े सिंपल वे में एक चीज पे बात कर रहे हैं कि नेचुरल लाइफ स्टाइल, और जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है वो है क्या, और जो हमें भगवान ने कहें या प्रकृति ने जो एक सलीके से रहना सिखाया है या जो सलीका दिया है, हम उसको छोड़ के एक नया तरीका अडॉप्ट कर चुके हैं। और वो जो नया तरीका है वो हमें किसी भी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट तो ऐसा विजिबल बेनिफिट नहीं दे रहा है, बल्कि बहुत सारी ऐसी नुकसान जरूर हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे बीमारियों की फॉर्म में हो, चाहे हम प्लेनेट का रिसोर्सेज जो है हमारे पास, जो नेचर ने रिसोर्सेज दिए उनका यूटिलाइजेशन की बात हो, चाहे दूसरे हमारे साथ जो लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स हैं हमारे साथ इस प्लेनेट पे, उनको बेनिफिट की बात हो। तो
ये बड़ा मतलब एक सीक्वेंस अगर मैं देख रहा हूँ जो हमारी कॉन्वर्सेशन में, वो ये है कि हर बीमारी का जो जड़ है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं हमारे जो तरीके हैं, सलीके हैं रहने के, उससे जुड़ा हुआ है। हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो हमारे आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है या रिसोर्सेज हैं, उनको भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है, अब इतना तो हम समझ गए कि हो क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से कि जो हो रहा है, अब इसमें हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। अभी मेरे को आपने ये सब बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा और समझा भी मैं, पर अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैंने सुन तो लिया, समझ भी लिया, अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, इसमें इसको चेंज करना है, जो चेंज लेके आना है। तो अब वो चेंज कैसे शुरू होगा, उस चेंज को हम कैसे लेके आएंगे? देखिए ना, मैं भाई मेरा मोटा दिमाग है तो मैं मोटे दिमाग की ना मोटी मोटी बातें करता हूँ, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दो दूनी चार वाली बातें आपको सब बताऊँ। बहुत सिंपल सी बात। हाँ। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज आपको शरीर पे लगानी है और कौन सी खानी है ना? मार्केट पे इतने सारे ऑप्शंस हैं और टीवी पे आप ऐड देखते हैं, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको दो दूनी चार वाला फॉर्मूला बताता हूँ। आप शरीर पे कुछ लगाने जा रहे हैं, कुछ भी लगाने जा रहे हैं, लगाने से 1 सेकंड पहले रुकिए और ये सोचिए कि जो मैं शरीर पे अपने अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? राइट। मैं तेल लगाने जा रहा हूँ, मैं कुछ क्या मैं इसे खा सकता हूँ? अगर आप तो आप उसे खा सकते हैं, तो वो आपको शरीर पे लगाने के लायक है। और अगर आप उसे नहीं खा सकते, तो यकीन करें, देखिए ना, हमारी जो स्किन है, दैट इज सेकंड लंग्स ऑफ द बॉडी। तो उसमें बहुत सारे रोम छिद्र हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। इस पे आप जो भी लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं या टीवी में देख के आपको आजकल अच्छी अच्छी दुनिया भर के हीरो हीरोइंस आते हैं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में, तो उन सबको देख के जब अपनी चीजें लगाते हैं, तो ये क्या होता है, सारे केमिकल्स आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो आपके रोम छिद्र को तो बंद करते ही हैं, बाकी वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं। तो आप शरीर पे अपने वो लगाएं जो आप खा सकते हैं, बिल्कुल मोटी सी बात है। आप सरसों का तेल खाने में यूज कर सकते हैं, लगाएं। आप दूध यूज कर सकते हैं, लगाएं। आप जौ का आटा यूज कर सकते हैं, लगाएं। आप मट्ठा यूज कर सकते हैं, लगाएं। आप नींबू यूज कर सकते हैं, लगाएं। आप दुनिया भर की वो चीजें अपनी स्किन पे लगाएं जो आप खा सकते हैं, और आप यकीन करें कि स्किन हेल्दी भी रहेगी, सॉफ्ट भी रहेगी। मलाई लगाइए आप। और ऐसा नहीं कि आप साबुन से ही साफ होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, साबुन का भी क्या है, मान लीजिए कि आप साबुन लगाते भी हैं, भाई साबुन को तो बाद में पानी से धो लेते हैं ना। आपने पानी से धो लिया, तौलिए से उसको अच्छे से पोंछ लिया, फिर भी आप बच गए एक बार। और वो जो नहाने के बाद अब दुनिया भर की चीजें लगा रहे हैं साफ, वो आपको सबसे ज्यादा अननेचुरल बना रहा है। अब देखिए, पुराने जमाने में 5 गांव में एक वैद्य होता था, आज की तारीख में एक गांव में 5 डॉक्टर होते हैं। अब मेरठ में देखिए, अब कहीं भी देखिए शहरों में, कि कितने सारे डॉक्टर्स आ गए हैं। जब इतने सारे डॉक्टर्स आ गए हैं, तो बीमार तो कम होने चाहिए थे। डॉक्टर बढ़े हैं 100 गुना और मरीज बढ़ गए 1000 गुना। तो यार कहीं ना कहीं मतलब मोटी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कहीं हो रही है, हम कहीं ना कहीं तो गलत जा रहे हैं। तो पहला रूल क्या है कि शरीर पे वो लगाएं जो आप खा सकते हैं। अब दूसरा रूल आपको बताता हूँ, बहुत मोटा रूल बताता हूँ, कि जब आप कुछ खाने जा रहे हो, तो खाते खाते आप मुंह के पास लाने से पहले रुकिए और सोचिए कि यार अगर मैं इसे जमीन पे गिराऊं तो क्या ये पौधा बन सकता है? ये सेकंड रूल आपको बता रहा हूं। तो अगर आप खाने की बजाय उसको जमीन पे गिरा दें और वो एक जिंदगी बन जाए, तो वो चीज आपके खाने के लायक है। बिल्कुल मोटी सी बात है। आप आम खा रहे हैं, आपने गुठली गिराई, पौधा बन गया, आपके खाने के लायक। आप साहब स्प्राउट्स खा रहे थे, चने खा रहे थे, आपने स्प्राउट किया हुआ था उसको, आपका मन वो मुझे नहीं खाना, मुझे धरती पे गिराना है, तो पौधा बन जाएगा। तो वो सारी चीजें आप देखिए कि जब भी आप फल या फ्रूट्स खाते हैं, या आपकी सब्जियां जो भी कुछ है, अगर कच्ची चीजें आप खाते हैं, तो आप एक चीज देखिए, बड़ी मजे की बात बताता हूँ, कि किसी की हत्या नहीं होती। मान लिया आपने आम खाया, भाई गूदा आपने खाया, उसका जो बीज है वो आप जमीन पे फेंक दिया, आपने किसकी हत्या की? आपने गाय पाली, आप उस गाय का दूध पी रहे हैं, है ना? तो जो धारोष्ण दूध जो हम कहते हैं, जिसको बिना उबाले और बिना आग पे चढ़ाए पीते हैं, उसे 20 मिनट के अंदर कंज्यूम करना होता है। आप जब उसको पीते हैं, तो उसमें किसी जीव की हत्या नहीं होती, वो सारे के सारे बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं, एक नई फौज वहां पे जाके इकट्ठी होती है, वेलकम करते हैं कि भाई बड़े कमांडो आपकी बॉडी में आए हैं, और आपका शरीर भी बड़ा खुश होता है, और आप किसी की हत्या भी नहीं करते हैं। पर हम क्या करेंगे, दूध लेंगे, उसको 3-4 बार तो उबाल लेते हैं, 3-4 बार फ्रिज में रख लेते हैं, जब सारे बैक्टीरिया हम मार नहीं लेते हैं। फलों को देखिए आप, आज की तारीख में हमारे फल सब पेड़ पे पकते नहीं है,
हम आम टाइम से पहले तोड़ लेंगे, फिर उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से पकाएंगे। मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि भैया ऐसे पेड़ पे पकाओ यार, ये तो अपने आप गिरेगा टूट के, आप क्यों आपके भागी बनते हो पेड़ से छीन के? तो कहते हैं नहीं साहब, ये गिरेगा तो क्या, ये तो गल जाएगा वहीं पे। तो ये गल जाएगा, 100 साल पहले तो नहीं गलता था। तो ये जो गलाया, आपने गलाया है इसको। तो हर चीज को हमको मार के खाने की आदत हो गई है। सब्जी है साहब, आप सैलेड खाइए, आप किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दांतों के बीच में आके कोई बैक्टीरिया नहीं मरता है। नेचर ने बड़ी कमाल की चीज रखी है। आप नंगे पैर कहीं पे घूम आइए, चींटी आपके पैर के नीचे आके नहीं मरेगी। क्या पैर बनाया? जब हम जूते बनाते हैं एज ए ह्यूमन बींग, उसके नीचे दुनिया भर के जीव आके मरते हैं। आप कार कहीं से लेके जाइए साहब, एक बार घास के ऊपर से निकल जाइए, ओ हो, पूरा का पूरा ग्राउंड आपका खराब हो जाएगा। आप नंगे पैर पूरे ग्राउंड पे घुम आइए, एक घास का तिनका खराब नहीं। नेचर ने क्या चीज बनाई है, और हम जब बनाते हैं हमारे लिए इन चीजों का कंसिडरेशन नहीं है। तो कोशिश करें कि देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको हड़प्पा काल में ले जाऊं, हालांकि ये कोई हड़प्पा काल नहीं, आप ये कर सकते हैं, पर फिर भी चलिए मैं आपके तथाकथित जो आधुनिकता है उसका सम्मान करता हूँ, और ये कहता हूँ कि आपको 50% कर लीजिए साहब। अगर आप दिन में 600 ग्राम खाना खाते हैं, तो आप 300 ग्राम ऐसा खाना खाइए साहब जो मरा हुआ नहीं। अगर आप बाइबल की बात करें, अगर आप कुरान की बात करें, अपने शास्त्रों की बात करें, तो वो सब एक चीज बोलते हैं कि जो मरे हुए को खाता है मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ पे कहीं भी मरे हुए को खाना वैध नहीं है, हम मरे हुए को नहीं खाते। पर पता नहीं इस कल्चर को क्या हो गया, ये खाती मार के है साहब। पेड़ से फल तोड़ेगी, मारेगी उसको, केले तोड़ेगी पहले, उसको कहाँ पकाएंगे ले जाके, सब्जी तोड़ेंगे तो उसे पहले उसके कट 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 करके और उसके फ्राई करेंगे, और दुनिया भर की चीजें उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे तब खाएंगे। तो हमें मार के खाने की बड़ी आदत हो गई है साहब, और ये सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ है आज की तारीख में। इसको अगर मैं बात करूं, जैसे आज की तारीख में डॉक्टर्स बात करते हैं तो अल्कलाइन और एसिडिक फूड्स की बात करते हैं, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो बॉडी है, उसका जो ब्लड है, उसकी जो पीएच है वो 7.35 से लेके 7.42 तक है। इसके बीच में सबकी पीएच होती है, मतलब कि हम सबके सब थोड़े से अल्कलाइन हैं। तो आप यूं समझे कि हम 70% तो अल्कलाइन फूड खाएं और 30% हम एसिडिक फूड खा सकते हैं। अब मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लें कि जो भी चीज आपने फ्राई की, काटी, आग पे चढ़ाई, वो एसिडिक हो गई। जो चीज आपने बिना आग पे चढ़ाई खाई, पके हुए फल और कच्ची सब्जियां, वो एल्कलाइन हो गई। तो अपने खाने में इसे 100% ना रखें, 50% रख लें। यहां से शुरुआत करें, दिन ढलने के साथ सोए, सूरज निकलने के साथ उठ जाए, बस इतना करना है। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ नेचुरल लाइफ स्टाइल। तो जो पहला स्टेप आपने बताया वो ये है कि अ, अगर हम जो चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पे जो भी लगाते हैं, तो अगर हम ये सोच देख लें कि भाई अगर मैं इसे खा सकता हूँ तो बॉडी पे लगाऊं, वरना ना लगाऊं। तो एक टेस्ट तो ये हो गया, T1 ये हो गया। T2 ये हो गया कि खाने से पहले देख लें कि अगर ये जमीन पे गया तो अगर कुछ उग जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। और T3 आपने एक और बताया जो मुझे इस अच्छा लगा कि कि अल्कलाइन और एसिडिक टेस्ट जो है, जो कि बहुत कॉमन चीज है, और शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अल्कलाइन है क्या एसिडिक है। और तो आपने बताया कि कच्चा और पक्का, मैंने थोड़ा सा और मोटा मोटा कर दिया कि अगर कच्चा फूड है तो वो अल्कलाइन है, और पक्का फूड है तो एसिडिक है। पक्का का मतलब फ्राइड या तो मेरे ख्याल से तीन टेस्ट हम करें और उसको इस तरीके से देखें तो शायद काफी कुछ परिवर्तन के हम स्टेप ले सकते हैं, किस पहला कदम ले सकते हैं जो हमको मदद करेगा नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ने में। ये मैंने सही समझा इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ कि जब विवेक इसे रिपीट करेंगे तो मैं इसे करेक्ट करूंगा, पर आप एक आगे की बात बता देते हैं, तो मतलब मैं बड़ा आनंदित हूँ, अनुग्रहित हूँ कि आप चीजों को ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब बहुत खूब। मैं अब ऐसे देख रहा हूँ कि इसको, कि मेरे लिए क्या, मैं इसको कैसे करूंगा। मैं इसको अगर कल को मुझे अपना ये चेंज जो आपने लेके आना है अगर अपनी लाइफ में, तो ये कैसे लेके आऊंगा। तो मुझे कल को मैं भूल जाऊंगा कि आपने क्या क्या बताया। तो मुझे 3 टेस्ट हो गए, T3 हो गया, T1 T2 T3, जो दिल्ली में टर्मिनल है, और अलग अलग टर्मिनल पे क्या क्या सर्विस, कौन सी फ्लाइट चलती है वो मैंने पकड़ ली है। तो मुझे लगता है कि शायद ये आसान होगा मेरे लिए। खैर, बहुत जल्दी।
अब एक चीज और जो कॉमन आपने अभी पीछे बात की उस चीज को लेके, वो है पानी। तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि हम ये सुनते थे पुराने टाइम में कि एक समय आएगा कि पानी को भी बोतल में बेचा जाएगा या पानी भी सेल होगा। और दूसरा एक आपने जो बात किया कि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है ऐसे कर रहे हैं जैसे अनलिमिटेड हो। तो पानी का क्या रोल है? मैं थोड़ा सा नेचुरल की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी का एक बहुत बड़ा योगदान है जो है हमारी लाइफ में और लाइफ स्टाइल में। तो मैं सोचता हूँ कि इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे कि पानी का योगदान क्या है और पानी को हम कैसे यूज कर दें, या और कुछ जो है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, मैं थोड़ी सी बातें थोड़ी अजीब सी करता हूँ, तो आपसे जो है ऐसा लगेगा कि पहले से सुनी हुई नहीं है। पानी जो है विवेक जी, ये ना, ये एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये एक मालगाड़ी है, ये एक ट्रक है। ये ठीक है, बॉडी में हमारे थोड़ी सी लिक्विडिटी और पानी की जरूरत हमें होती है, पर आप ये समझें कि ये आपके लिए सामान लेके जाता है। पानी के थ्रू आपकी बॉडी में मिनरल्स जाते हैं, विटामिन जाते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं बाकी की, जो जो न्यूट्रिशंस हैं, वो पानी के थ्रू जाते हैं। पानी एक मीडियम है ले जाने का। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ इंजीनियरिंग साइड से, कि अगर किसी वजह से आप डिस्टिल वाटर पिए, प्योर डिस्टिल वाटर पिए, तो आप देखेंगे कि अगर मैं सपोज डिस्टिल वाटर कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 72 आवर्स में मैं कोमा में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा क्यों है भाई? मैं तो बिल्कुल प्योर पानी ले रहा हूँ, मैं तो 7 pH का पानी ले रहा हूँ, तो मैं कोमा में क्यों पहुंच जाऊंगा? मैं इसलिए पहुंच जाऊंगा साहब कि मेरे मोहल्ले में ट्रक तो घूमते रहेंगे, माल कुछ होगा नहीं उनमें। तो पानी आपको बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने लगभग 2003 या 2003 के आसपास की बात है, तो वो कहते थे कि यार तुम्हें पता है इंडिया में अब घर घर में आरओ लगा करेंगे। मैंने कहा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट? बोलते हैं हाँ। मैंने कहा कहाँ से? कह रहे क्योंकि यूरोप वाले इनको फेंक रहे हैं सब। अब जो फेंक रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये चीजें बड़ी नुकसान वाली हैं, तो अब ये घर घर जा जाके बेचेंगे, क्योंकि अभी फैक्ट्री बंद करनी नहीं, इंडिया में बेचेंगे खूब दबा के। तो उस टाइम पे मुझे लगा यार वो पानी पैक करने वाली बात है, कौन यहाँ पे आरओ लगाएगा, इनको बेचारों को प्यूरीफायर नहीं मिलता है, मैं खूब टोटी का पानी पीता हूँ। पर वो समय आ गया, आया, और 5 साल के अंदर ही आया कि लोग दरवाजों पे जा जाके लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लोगों को बांटे हैं। मेरे जो हीलिंग सेंटर है वहां पे जो ज्यादातर लोग आते हैं विवेक जी, मैं आपको बताऊं, उनमें से ज्यादातर लोग तो आरओ के ही शिकार हैं। वो शिकार कैसे हैं कि आप, एक फैशन है, वो आएगा आपके पास, एक टीडीएस मीटर लेके आता है और उसे वो 100 के नीचे सेट करके जाता है। टीडीएस उसका 100 से नीचे, अच्छा, डब्ल्यूएचओ भी आपको बोलता है कि भाई 350 तक का पानी पीजिए। मेरठ जैसी जगह का पानी 300 टीडीएस का पहले से ही है। तो अब हम फैशन में क्या करते हैं, उसको फिर 100 के नीचे ले आते हैं। अच्छा, वो नीचे क्यों ले आते हैं? कि घर में जो मेहमान आते हैं उनको कड़वा पानी नहीं लगा तो आपका स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। और वो कड़वा कब लगेगा? जब 100 आरओ से नीचे का पानी होगा। अब साहब वो डिस्टिल वाटर की कैटेगरी में आ जाता है। अब वो ट्रक शरीर में घूमते रहते हैं आपकी, और मिनरल्स मिलते नहीं है, तो हड्डियां फिर आप देखिए, पैर आदमी पकड़ता है या सीढ़ियों पे चढ़ता है तो उसमें से आवाजें आने लगती हैं। तो ज्यादातर लोगों के घुटने और जोड़ इसलिए खराब हो गए हैं कि हम 100 टीडीएस से नीचे का पानी पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आप अपने आरओ वाले को बुलाएं और उसको बताएं कि बिना स्मार्ट बने से 250 पे सेट कर दे। तो वो आपको कहानी बताएगा, साहब फिर फायदा क्या है, ऐसे तो इसमें गंदगी जाएगी। तो उसको बोलो कि तू ज्यादा स्मार्ट मत बन, तुझे जितना कह रहा हूँ उतना कर, इसको तू 250 पे सेट कर दे भाई। तो जब 250 टीडीएस का पानी आप पियेंगे तो बहुत सारे मिनरल्स आपकी बॉडी में जाएंगे पानी के साथ में, जिनकी आपको जरूरत है। बल्कि सबसे अच्छा तो ये है कि आप जो है पानी उबाल लें, उबाल के रखें और उसको छान लें और इस पानी को पिए। आप देखें 50% बीमारियां तो इसी से ठीक हो जाएंगी। तो पानी का बड़ा वाइटल रोल है। हालांकि हमने पेस्टिसाइड्स यूज करके और ये गंदे नाले, ये सब चीजें यूज कर करके पानी को काफी हद तक पोल्यूट कर लिया, पर फिर भी आप कोशिश करें कि नहीं, आप उबाल के आपको कन्वीनियंट नहीं लगता है तो यूवी फिल्टर्स वगैरह लगा लें। आरओ यूज ना करें। आपने पैसा खर्च कर लिया है, आरओ लगवा लिया है, तो उसकी टीडीएस 250 पे सेट करा दें, तो फिर भी आपका जो है हेल्थ हैजार्ड से आप बच सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है कि हमने शायद ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था या एंगल था जो हम शायद मिस कर जाते अगर हम इस पानी पे बात नहीं करते, नेचुरल लाइफ स्टाइल की पे। क्योंकि आरओ जो है आज की डेट में हर घर में इस्तेमाल हो रहा, हर घर में नहीं तो कम से कम
70%, 75% या 80% मैं कहूँ कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और फैशन भी है। लेकिन मुझे लगता है फैशन और इस्तेमाल से ज़्यादा जो बात है वो ये है कि लोगों में इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि ये जो आरओ का जो पानी है, वो कैसे हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ हमको बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है हमारी हेल्थ को। जो कि आपने एग्जाम्पल दिया कैल्शियम वाला, मिनरल्स वाला, तो वो शायद बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि शायद सबको समझ आएगा कि अगर ये हम आरओ का पानी पीते हैं तो ये कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। और शायद जो दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया कि अगर हम पानी को उबालें या कोई और ऐसा तरीका है जिससे कि हमारे पानी में मिनरल्स आए, जैसे कि आपने बोला कि टीडीएस हम उसको ज्यादा सेट करा सकते हैं, या फिर शायद कोई कि हम एल्कलाइन की मात्रा पानी में बढ़ा सकें, अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं तो शायद कुछ तरीके हैं जो हम पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये भी एक हमें नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाएगा। T3 के बाद T4 जो है हमारा पानी TW हमारा पानी का एक सोर्स है, टेस्ट है जो हमको शायद चेंज की तरफ लेके जाए। तो एक चीज है जो मैं जानना भी चाहूंगा कि अभी हमने बात किया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारी, जो क्या चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ स्टाइल में, और अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना चाहिए, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, या क्या क्या स्टेप्स हैं छोटे छोटे जो हम ले सकते हैं एक हेल्थी लाइफ स्टाइल की तरफ या नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ इसी से जुड़ी वो ये है कि अब हम ये समझ चुके हैं कि क्या चैलेंज है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने क्या देखा है, किस तरीके के लोगों को परेशानियां देखी हैं जब वो एक लाइफ स्टाइल से दूसरी लाइफ स्टाइल में स्विच करते हैं, या ये कहें कि एक अनहेल्थी लाइफ स्टाइल से हेल्थी लाइफ स्टाइल की तरफ स्विच करते हैं। तो यहाँ पे आप मोटी मोटी क्या बात बताना चाहेंगे जो सबको समझ भी आए और लोग उसको समझें और फिर आगे बढ़ें? एक जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा विवेक हम लोगों के साथ में है कि हम ना अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने पास नहीं रखते हैं। मेरे पास भी जो लोग आते हैं तो उनकी दो दो सर्जरी हो गई हैं और कई बार वो बीमार हो चुके हैं। अगर उनसे पूछे कि कुछ पेपर है तो बोले पेपर तो कुछ है नहीं। तो हम एक तो यहाँ पे ना अपने मेडिकल हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करते। दूसरी चीज जो है कि हम ना प्रिवेंटिव और करेक्टिव इन दो चीजों को नहीं समझते हैं। तो प्रिवेंशन अगर हम करेंगे तो करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे अगर आप देखिए, अच्छा हमारे पूरे देश में ही ऐसा है, आप कभी देखना, अगर आप गवर्नमेंट की स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट देखेंगे तो वो भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मतलब हम ना इतने ज्यादा फैसिनेटेड है ट्रीटमेंट से कि हम स्वास्थ्य में और उपचार में फर्क नहीं जानते। स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हम डॉक्टर के पास तब नहीं जाते हैं जब हम स्वस्थ हों, हम बीमार होके जाते हैं, हम करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं। तो हम लाइफ स्टाइल में चेंज भी जब करते हैं तो ज्यादातर लोगों से आप मिलेंगे तो वो बताएंगे कि मैं एक बार बीमार हो गया और मेरा चलना दो बार हो गया, फिर मैंने योगा अपनाया, तब से मैं एक योगाचार्य बन गया। तो लोगों को हमारे यहाँ पे जब तक सड़क पे गिर के कोई एक आदमी एक्सीडेंट ना हो जाए तो गड्ढा नहीं भरते हम लोग। तो हमारी नेचर ये हो गई है। मैं आपको बताऊं कि चाइना में क्या होता था, एक्यूप्रेशर की बात करता हूँ जिस जो मैंने थोड़ा सीखा भी है। वहां पे क्या होता था कि हर फैमिली का ना एक डॉक्टर होता है, जैसे एक्यूप्रेशर वाला डॉक्टर होगा तो उसको थ्रू आउट द डे उसकी फीस मिलती है, थ्रू आउट द ईयर मिलती है। अब सपोज कि आपके मेंबर में 4 पर्सन है, उसमें से 2 बीमार हो गए, तो जब 2 आदमी बीमार हो जाएंगे तो उनकी फीस जब तक वो बीमार है तो डॉक्टर को नहीं मिलेगी। तो एक तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट फ्री में करना है, उसके बाद अगर उसकी बीमारी पे कुछ खर्च आता है तो वो डॉक्टर करेगा। ठीक है, क्योंकि जब वो कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट में थे तो बीमार कैसे हो गए। इंडिया में क्या है, इंडिया में डॉक्टर को पैसे तब मिलते हैं जब आदमी बीमार होता है, तो भाई वो आपकी वेलबींग को क्यों प्रमोट करेगा, उसको पैसे तो बीमार होने पे दे रहे हो। दूसरे वहां पे क्या था कि अगर किसी डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है और सपोज किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो वो उसके घर के बाहर लालटेन टांग देते थे। तो वो आके आधे आधे आदमी गिनते थे कि कितनी लालटेन टंगी है, तो उससे पता चलता था कि रेपुटेशन क्या है। तो डॉक्टर का पर्पज था मरीज को ठीक रखना। हमारे यहाँ पे डॉक्टर का पर्पज है मरीज को उलझाना, वो बैठ के प्रार्थना करना कि सीजन चल जाए, लोग बीमार हो जाए, कुछ तो आए। तो हमने इसको हम चिकित्सा की बात ज्यादा करते हैं, स्वास्थ्य की बात कम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम स्वास्थ्य की तरफ चले, चिकित्सा की तरफ ना चले। लोग हमेशा जब बीमार होते हैं तब अपने हीलर्स के पास जाते हैं, वेलनेस कोच के पास जाते हैं।
हमें ये आदत डालनी, अपने बच्चों को ये सिखाना है कि जब बेटा आप ठीक है तो तब आप जाइए, तब अपने आप हेल्थ की एडवाइस लें, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको ना हेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। पर हम ना सबका ही ट्रीटमेंट करते हैं, हम मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमने बताया ही नहीं अपने बच्चों को कि बॉडी जो है वो सेल्फ हीलिंग मोड में होती है। बॉडी अपने आप को खुद ही हील करती है। हम बस जितना कम डिस्टर्ब करेंगे उतनी ज्यादा जल्दी से वो हील हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक मिसकंसेप्शन, जो बड़ी राज की बात मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में ज्यादातर लोग जो लुटते हैं, जो ज्यादातर लोग आज की तारीख में बीमार हैं, वो एक छोटे से मिसकंसेप्शन की वजह से है। मैं चाहूंगा कि आप इसे स्प्रेड करें, और जो हमारे ऑडियंस है, मेरी इसकी बड़ी अच्छी खासी फीस है जो मैं बाद में सबसे वसूल लूंगा, क्योंकि मैं बड़ी राज की बात आपको बताने जा रहा हूँ। और वो राज की बात यह है साहब, कि लोगों को ये लगता है कि जो सामने जो वेलनेस कोच बैठा है, जो डॉक्टर बैठा है, जो ये एडवाइजर बैठा है, इसकी जिम्मेदारी है हमें ठीक करना। क्यों लगता है? एक तो इसलिए लगता है कि यार इसका काम है, दूसरी एजुकेटेड है, तीसरे हमसे पैसा ले रहा है। तो जब ये एजुकेटेड है, इस काम के लिए बैठा है और पैसे भी ले रहा है, तो ठीक करना इसका काम है। इस अकेले मिसकंसेप्शन में ज्यादातर लोग जिंदगी में कभी ठीक नहीं होते। मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक होना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक होना आपका काम है, ठीक आपको होना है। वो आदमी आपको गाइड करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि ये आदमी आपको ठीक करेगा, तो यकीन करें आप चौथे दिन नया डॉक्टर बदलेंगे, और फिर उसके 4 दिन बाद नया डॉक्टर बदलेंगे, और इतनी दवाइयां आप खा लेंगे कि आप ठीक होने नहीं है। जैसे ओशो कहते हैं कि यार एक गुरु के रूप में मेरा काम ये है कि तू अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचता हुआ जा, खींच, ड्राइवर की सीट पे बैठ अपनी लाइफ। तो ड्राइवर की सीट पे जब बैठा है, खींच रहा है अपनी गाड़ी, बैल की तरह जुड़ा हुआ है, जब कभी कीचड़ में फंसेगा, जब कभी पहाड़ पे चढ़ेगा, तो मैं पीछे से धक्का दूंगा। पर वो धक्का मैं कब दूंगा, ये डिसीजन मेरा है। जरा सी कीचड़ आती, पीछे पलट पलट के मत दे कि भाग तो नहीं गया, झूठ तो नहीं बोल रहा था, है या नहीं है। ठीक है? तो हमें ना ये बॉडी हमारी सेल्फ हीलिंग मोड में होती है, और इसे हम थोड़ा सा मौका दें, थोड़ा रेस्ट लें, और घर में जो आपकी हल्दी है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो सब माताएं बहनें जानती हैं, उन चीजों का थोड़ा सहारा लें, तो ये बॉडी खुद ही अपने आप ठीक हो जाती है। मैं अक्सर सोचता था कि ये लोग यार ये एडमिट होके ठीक कैसे हो जाते हैं, ये 40-50 हजार का बिल बनता है, ठीक कैसे हो जाते हैं। तो मुझे बड़ी बाद में समझ में आया कि ये ठीक इसलिए होते हैं कि जितने टाइम तक एडमिट होते हैं फास्टिंग पे होते हैं, और लिक्विड इनको दिया जाता है। तो अगर आप घर पे फास्टिंग पे रह के लिक्विड ले लें, और ये 50,000 रुपए जो आपको तो फालतू लग रहे थे, मतलब आपको जो है टीचिंग हो रही थी कि कहीं ना कहीं जाएंगे, तो रेपुटेशन भी तो होती है कि तुम्हारी तो केयर नहीं कर रहे हैं, घर पे रखा हुआ है, तुमने जिंदगी भर कमाया, देखो कैसे लापरवाह हो गए, अच्छी जगह नहीं दिखा रहे हैं, घर पे पड़ दिखा रखा है, लालची हो गए, स्टेटस है साहब बड़े हॉस्पिटल जाना। तो वहां पे जाके हम ठीक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए टाइम मिलता है, क्योंकि हम खाते तो कुछ है नहीं। तो इसी तरह अगर उपवास हम घर पे रख लें और थोड़ी सी प्रिकॉशन रख लें, तो ये आप यकीन करें कि बॉडी को खुद ही हील होना होता है। जब उसे हील नहीं होना, तो आप दुनिया के सबसे वीआईपी आदमी भी हैं, आप किसी हॉस्पिटल में ठीक नहीं। तो जो मेडिसिन आपकी हैं वो हैम्पर करती हैं आपके जो सेल्फ हीलिंग नेचर है उसको। तो समय दें, पॉजिटिव रहें, और ड्राइविंग सीट पे बैठें, और ये समझ लें कि ठीक आपको होना है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई कि मुझे ठीक होना है, तो आप किसी भी पद्धति से ठीक हो जाएंगे। आप नेचुरल लाइफ स्टाइल से ठीक हो जाएंगे, आप हमारे हीलिंग सेंटर से ठीक हो जाएंगे, आप एलोपैथी से, होम्योपैथी से, आप किसी से भी ठीक हो जाएंगे। बस आपको याद ये रखना है कि ठीक आपको होना है, इस बॉडी की ड्राइविंग सीट पे आपको बैठना है, दूसरे ट्रीटमेंट के बजाय मैनेजमेंट पे जाना है, और आपको हेल्थ की तरफ आना है। जी। मैं ये सोच रहा था कि आप जब ये बता रहे हैं तो जब आपने अलग अलग चीजें बताई, तो उसमें मुझे ये सोच रहा था जो मैं ये कि कहाँ से मैं पकड़ूं चीज को। तो मुझे जो पकड़ पाया, मैं वो ये पकड़ पाया कि प्रिवेंशन इज, जो हम सुनते भी हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो आपने बोला कि प्रिवेंटिव प्रोसेस पे हमें प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि क्योर वाला मेथोडोलॉजी या प्रोसेस।
और दूसरा जो है बात, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग किट एक नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी का, जो कि सेल्फ हीलिंग करती है। अगर हम इस बात को ध्यान रखें तो शायद सारी चीज अपने आप ही ऑटो मोड में ऑपरेट होएगी, और हम जो मेडिकेशन या क्योर या ऑपरेशन या दूसरी चीजें ट्रीटमेंट लेते हैं, शायद कहीं ना कहीं उसकी जरूरत ना पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बोली वो ये कि जो आपका कोच है या जो आपका जो हेल्थ एडवाइजर है या हीलर है, उसके पास अगर आप जा रहे हो और आप इस इंटेंशन से जा रहे हो कि वो आपको ठीक करेगा, तो शायद ये कभी नहीं होने वाला। और ये जब ही पॉसिबल है जब आप ये सोचो कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, या मैं जो भी है मैं खुद करना चाहता हूँ। तो जो फीलिंग है मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। और जो हमने बात भी किया पहले कि हम जो लाइफ स्टाइल है, जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है अगर हम वो अडॉप्ट करते हैं, जो कि हमने देखा कि बहुत तो हमारे तरीके हैं जो बदल गए हैं, और जो हमारे तरीके हैं वो हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें वो पॉजिटिविटी लेके आनी है अपने इस लाइफ स्टाइल में और अपने हेल्थ में या अपने आसपास, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें पहली बात ये समझनी है कि जो भी हम कर रहे हैं हमें खुद ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और प्रिवेंशन से चलेंगे क्योर की तरफ। और कुछ टेस्ट जो आपने बताए T3 और हम जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वो करते हुए चलते हैं तो शायद ये मिरेकल्स जो हमने बात किया, जो हमारा थीम भी आज कि मिरेकल्स ऑफ नेचुरल लाइफ स्टाइल, वो शायद मिरेकल्स हम 49 मिरेकल्स आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि हम शायद 98 मिरेकल्स डेली पकड़ पाए अगर हम इस पूरी टेक्निक को अगर अडॉप्ट करते हैं या इस चेंज को लेके आ पाते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो डबल कर दिया, बोनस मेरे को दे दिया यहीं पे पूरा। बिल्कुल, हम 98 क्या 99 और 3 डिजिट्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि राइट। इनफैक्ट तो सारी चीजें मिरेकल है। आप देखिए, आप अपने लोन में जाएं और वहां पे एक बीज नीम का लगाएं, और एक वहां पे जो है आप आम का लगाएं, और आप देखेंगे कि आप वही मिट्टी और वही पानी से उसी जमीन में एक मीठा फल पैदा हो जाता है, एक कड़वा फल पैदा हो जाता है। आप दुनिया में किसी राइट। लेबोरेटरी में चले जाइए, सेम रॉ मटेरियल से, सेम प्रोसेस से आप दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ये आपके लोन में हो रहा है। अब बाहर जाइए, वहां से आप नीम ले आइए, वहां से आप तुलसी ले आइए, वहां से आप अदरक ले आइए। सब इससे बड़ा मिराकल क्या होगा? ये तो खुला मिराकल हो रहा है बिल्कुल। तो ये सारे राइट। मिराकल्स, राइट। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ विवेक जी कि सुबह से लेकर शाम तक आप कोशिश करें कि नेचर के ज्यादा करीब रहें। नेचर के ज्यादा करीब रहेंगे जितना हो सके। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि भाई पैरों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, और उसमें जो है ट्रिकलिंग होती रहती है, या नमनेस रहती है, या बेचैनी, बहुत रेस्टलेसनेस रहती है। तो मैं उनको बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट बताता हूँ कि कहीं भी जाएं और वो 10 मिनट के लिए कहीं भी ऐसी गीली मिट्टी पे खड़े हो जाएं जहां से वो अर्थ के साथ अपने आप को जोड़ सके। तो जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में है, पहले हम 24 घंटे अर्थ के कांटेक्ट में रहते थे। आजकल तो घरों में पत्थर लग गए हैं, कुर्सियां और बेड लोहे के होने लग गए हैं, जूते रबड़ के होने लग गए हैं। तो हम ना अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है। तो जो हमारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं बॉडी में नेचुरली, वो बॉडी में घूमते रहते हैं, वो अर्थ से कहीं पे अर्थिंग नहीं होती उनकी, क्योंकि अर्थ को उनकी जरूरत होती है। अर्थ के पास वो जाते हैं तो उसका भोजन बन जाते हैं, हमारे लिए वो टॉक्सिन्स हैं। तो अगर मॉर्निंग में कोई भी आदमी 15 मिनट एक ऐसी मिट्टी पे जहाँ पे ज्यादा लोग ना आते जाते हो, 15 मिनट के लिए खड़ा हो जाए, तो 50% बीमारियां तो उसकी ऐसी ठीक हो जाती है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आप किसी अपार्टमेंट में ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ आपको मिट्टी मिल ही नहीं रही है, आप ऑफिस के लिए तैयार हैं, नहीं कर सकते, तो किसी भी पेड़ को पकड़ें और उसे दोनों हाथों से 15 मिनट के लिए पकड़ लें, तब भी आप डिटॉक्स हो जाएंगे। तो आप नेचर वाह, के करीब ज्यादा क्या से बात ज्यादा है। रहें। और कोशिश करें कि मॉर्निंग में जब सनराइज हो रहा है उस टाइम पे 5 मिनट उसको जरूर अपने बच्चों को और खुद भी उस सनराइज को जरूर देखें। आपकी आंखें ठीक रहेंगी, और आपकी जो है ब्रेन के न्यूरॉन्स जनरेशन भी, न्यूरल जनरेशन जो कहते हैं कि कभी नहीं होता है, वो हमेशा जारी रहता है। अब चाहे तो उसके बाद सो जाए, पर उगते सूरज को जरूर देखें। और जो मैंने बताया कि ग्राउंडिंग या ट्री टचिंग जरूर करें। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। तीसरी चीज में, हालांकि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, पर मैं आपको बताता हूँ कि पानी जैसे होता है ना, पुराने जमाने में हम सरोवर का पानी पीते थे, वो पानी वो कंटिन्यूअस चलता रहता था। पानी जब मोमेंट में होता है तो गंदा नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती थी हवा की वजह से, प्लस उस पर ना रोशनी पड़ती थी आगे।
तो उसके अंदर इतनी हीलिंग पावर होती थी पानी के अंदर कि अगर उपवास के टाइम पे आपने केवल पानी पिया है तो वो आपको वो हीलिंग वाटर ही है। वाटर से बड़ा हीलर दुनिया में कोई है नहीं, तो आप उससे ठीक हो जाते हैं। आज की तारीख में हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर पीते हैं। ग्राउंड वाटर एक तो ग्राउंड में है, दूसरे प्लास्टिक के पाइप से निकला, आरओ में गया, आपके ग्लास में आया, उसको कहीं पे उसने हवा के दर्शन नहीं किए, एयर आपको उसको टच नहीं कर रही है, लाइट कहीं पे टच नहीं कर रही है, आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी हीलिंग पावर तो है नहीं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि वो पानी लें किसी भी बर्तन में, उसे ढक दें किसी ऐसे कपड़े से जो कुछ उसमें बाकी चीजें ना आए, और उसे 15 मिनट धूप लगाएं दिन में। और हफ्ते में एक बार ऐसा करें कि जब चांद की जो आपकी जो रोशनी है, द मून लाइट है, वो ठीक ठाक हो गई है, तो पानी को ढक के आधे घंटे के लिए किसी ऐसी जगह खिड़की में रख दें या छत पे जहाँ पे उस पर मून लाइट पड़े। तो ये सन से चार्ज और मून से चार्ज पानी आप वीक में एक बार जरूर बच्चों को पिलाएं। ग्राउंडिंग उन्हें कराएं, मॉर्निंग में एक बार सन जो है आपका वो उनके ऊपर पड़ जाए। मैं सन सैल्यूटेशन की, सूर्य नमस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, छोटी बात कर रहा हूँ। इतना भी अगर कर लें तो आप यकीन करें कि आपके बच्चे बीमार होंगे ही नहीं। तो ये छोटी बहुत छोटी बढ़िया दीपक चीजें जी, बहुत जी बढ़िया। जी मुझे लगता है कि जो आप हमने एक इतनी सारी 1 घंटे में बातें करी हैं कि कैसे हम खाने पीने का ध्यान रखें, कि क्या हमारी लाइफ है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और क्या छोटे छोटे चेंजेस हम हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि हीलिंग वाटर की बात करी आपने, या पैदल सुबह नंगे पैर अर्थ पे चलने की बात करी, या सूर्य को देखने की बात करी उगते समय। ये मेरे ख्याल से बहुत छोटी छोटी चीजें जो शायद सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद हमें कहीं ना कहीं हम इस पूरी भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये भूल गए हैं कि ये छोटी छोटी बातें कितना महत्व रखती हैं हमारी लाइफ में, जो कि मिरेकल्स कर सकती हैं, जिनके पास मिरेकल मिरेकल करने की पावर है, और और वो चीज हम भूल गए हैं। अगर मेरे ख्याल से अगर हम ये ले पाए, अडॉप्ट कर पाए, तो वाकई में ही हमारे जो लिसनर्स हैं या जो हमें सुन रहे हैं, देखे रहे हैं, वो शायद ये समझ पाएंगे। अगर वो अडॉप्ट कर पाए तो मेरे ख्याल से हमारे लिए, अगर कुछ लोग भी कर पाए, तो शायद हमारे लिए ये सेशन का करने का बहुत बड़ा फायदा है। और मेरे लिए तो पर्सनली काफी कुछ है जो इस सेशन से मिला है। मुझे लगता है कि अगर मैं कल से वो इस्तेमाल चीजें करने लगूं, तो शायद थोड़ी थोड़ी चीजें मेरी लाइफ की जो हैं, जो इधर उधर डिसबैलेंस हो गए हैं, वो शायद अपनी वो चीज जगह पे वापस आ जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक जी, कि आप आज हमारे साथ थे इस सेशन में। और ये सेशन एक तरीके से मिरेकल ही मैं कहूंगा, कि बहुत सारी चीजों को देखते हुए मिरेकल है ये सेशन, और जो पावर रखता है कुछ चेंजेस लेके आने की, इम्पैक्ट लेके आने की सभी की लाइफ में। तो आप अगर आपसे चाहूंगा कि अगर कुछ आप आखिरी बात एक हमारे लिसनर्स को कुछ बताना चाहें तो बहुत बढ़िया। देखिए विवेक जी, हम सब बेसिकली पाइप्स हैं, और जो एक जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हम हमारे थ्रू फ्लो होती है। अच्छा, मैं मेरे और आपके जैसे लोग तो एयर एलिमेंट हैं, हम तो बने इसलिए हैं कि कोई हमारी बात सुन ले, तो हमारे लिए जिंदगी में इससे बड़ी कोई बात नहीं रहती है। तो आपने जो मैं कहना चाहता हूँ वो सब तक पहुंचाया, एक प्लेटफॉर्म आपने दिया, मैं अनुग्रहित हूँ। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आपका, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो जो लोगों से कहना चाहता है, जो मैं कहना चाहता हूँ, या जो वो मैसेज देना चाहता है, उसने मुझे मीडियम बनाया। अगर मैं वो मैसेज पहुंचा पाया हूँ, पता नहीं इस प्लेनेट पे मैं और आप एक मुसाफिर के रूप में कितने दिन के लिए हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा काम हो गया, और ये आपके थ्रू हो गया। तो मैं भी पाइप हूँ, आप भी पाइप हैं। पानी वो है, उसे खुद ही बहना है, वो बहता रहता है। कहीं और मौका मिलेगा तो फिर लोगों को अच्छी बातें बताएंगे जो हमारी नजर में अच्छी है। और ये एक सिलसिला है साहब। बस मैं आपको एक, जो फिलोसफर ने एक बात कही है वो फिर से बात कहूंगा, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है बात। वो ये कि आज जो ये एनवायरमेंट हमें मिला है, आज जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये दरअसल हमारे बच्चों का उधार हमारे ऊपर है। ये हमारे बुजुर्गों का गिफ्ट हमें नहीं है। तो इसे हम ऐसे यूज करें कि एक उधार की चीज है जो हमने बच्चों से उधार लिया है, और हमें इसे लौटाना है। क्योंकि जिस बदतमीजी से हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पूर्वजों ने यूज किया होता तो आज हमें रहने के लिए इतना अच्छा प्लेनेट ना मिलता। तो हम इस चीज को समझें कि ये एक, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर ऑफ स्प्रिंग्स। तो हम इसको इस तरीके से यूज करें कि इस खूबसूरती के साथ इसे ऐसे ही अपने बच्चों को दें जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है।
बाकी मैं थैंकफुल हूँ आप सबका, 1 घंटा आपने मेरी बातें सुनी, पतले शरीर और मोटे दिमाग वाली सब लोगों ने। और कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है mahc.co.in, तो उस पर जाके कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। आई बी वेरी ग्लैड टू आंसर यू, एक्सेप्ट 9 PM to 4 PM मेरे सोने का टाइम होता है, उसके अलावा आप कभी भी मुझे डिस्टर्ब कर सकते थैंक यू वेरी मच दीपक जी। आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो कि सभी के लिए बहुत महत्व रखती हैं आज के समय में। और अगर हम उन बातों का ध्यान रख के कुछ कर पाए तो मेरे ख्याल से आपके लिए और हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैं। थैंक यू।